क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेसन 3 जिसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के बदलाव हो रहे थे और उस बदलाव के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रही थी और ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया थी 3 कारणों से हो रही थी। ठीक है, रोजी की तलाश में अर्थात काम धंधे की तलाश में, या फिर लोग जब किसी क्षेत्र में सताए जा रहे थे वहाँ पर आपदाएं आ रही थी तो उन आपदाओं के कारण वो स्थानांतरण करते थे या फिर वो धार्मिक तौर पर स्थानांतरण करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। तो 19वीं शताब्दी जो था उस दौरान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव का समय था। ठीक है, और उसमें बहुत से बदलाव हुए थे। उस बदलाव के अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था को एक आधार मानते हुए समझते हैं। तो उस दौरान 3 ऐसे आधार थे जिस पर अर्थव्यवस्था चल रहा था। उसमें 3 प्रवाह थे। पहला था पूंजी, अर्थात लोग पूंजी लगाकर व्यापार करते थे और उस व्यापार के दौरान वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं किया करते थे। ठीक है, दूसरा था मजदूर, अर्थात जो लोग थे वो काम की तलाश में अर्थात अत्यधिक धन कमाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं किया करते थे। और तीसरा था आपका पूंजी प्रवाह, अर्थात ये दोनों चीज़ें हैं, व्यापार और जो श्रम है अर्थात मजदूर जो लोग काम करने के लिए जाते थे, इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का काम करता है पूंजी। अर्थात पूंजी लगाकर ही किसी कार्य को, किसी व्यवसाय को शुरू किया जाता है और उसको संचालित किया जाता है। तो इस आधार पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए थे और उस बदलाव के बारे में हमें जानना है, समझना है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आता है आपका विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी और उस बड़ी जनसंख्या का पालन करने के लिए उन्हें अत्यधिक अनाज की आवश्यकता पड़ी, जिसकी वजह से वहाँ के जो बड़े किसान थे उन्होंने अत्यधिक मात्रा में अनाजों का उत्पादन शुरू किया और इसीलिए वहाँ के जो बड़े किसान थे उन्होंने सरकार पर दबाव डालकर एक नियम पारित किया जिसे कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है, मकई कानून के नाम से जाता है। और उसके अंतर्गत उन्होंने विदेशों से आने वाले जो मकई थी अर्थात कॉर्न था उसे और उस पर रोक लगवा दिया। लेकिन चूंकि जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी और स्थितियां और भी ज़्यादा बुरी होने लगी और जो छोटे लोग थे, मजदूर थे या फिर जो छोटे किसान इत्यादि थे, गरीब लोग थे, वो भोजन नहीं प्राप्त कर पाते थे, जिसकी वजह से छोटे किसानों को समस्याएं होने लगी और अंततः पुनः दबाव डाला गया सरकार पर और उस कॉर्न लॉ को ख़त्म किया गया था। ठीक है, इसके दौरान औपनिवेशिकरण हुआ था और उसमें जो अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक विकास हुआ था। ठीक है, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए थे। जो बड़े किसान थे उनको अत्यधिक मात्रा में अनाज उगाने की आवश्यकता पड़ी और अनाज उगाने के लिए उन्होंने बड़ी ज़मीनों को साफ करना शुरू किया। वो किसी दूसरे क्षेत्र में गए और वहाँ पर जो जंगल क्षेत्र हुआ करते थे उस जंगलों को सफाई करना शुरू किया। खेती करने के लिए केवल जंगल की सफाई करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि और भी कुछ कारक थे जिनकी आवश्यकता होती थी, जैसे कि वो एक मैदान को, जंगली इलाके को साफ करके उसे खेत का रूप देते थे, फिर वहाँ पर ले जाकर मजदूरों को बसाते थे, उनके लिए घर बनाते थे, सड़कों की व्यवस्था करते थे और उत्पादित वस्तु को बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग की भी व्यवस्था की थी। इसके साथ ही साथ वहाँ पर अच्छी संचार व्यवस्था थी जिससे उनका जो उत्पादन प्रक्रिया थी, व्यापार प्रक्रिया थी, अच्छी तरीके से संचालित की गई थी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूरे दुनिया में 15 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर व्यावसायिक तौर पर अर्थात काम धंधे की तलाश में बस गए थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमें पता चलता है कि इस अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हुआ था 19वीं शताब्दी में, उस बदलाव का मुख्य कारण था मशीनें अर्थात तकनीक, टेक्नोलॉजी जो था उसका प्रमुख योगदान था। और बिना तकनीकी
सहायता के उस समय अर्थव्यवस्था में उतना ज़्यादा विकास करना असंभव था। ठीक है, तकनीक के अंतर्गत सड़कें बनाई गई थी और रेलवे बनाई गई थी, अच्छी संचार व्यवस्था बनाई गई थी। रेलवे का मुख्य योगदान था ताकि जो उत्पादित वस्तु है उसको बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। इसी के अंतर्गत हमारे देश में भी रेलवे की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले मुंबई से थाने और उसके बाद यह बढ़ता ही चला गया और इन सब को बनाया गया था ताकि जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को बंदरगाहों तक पहुंचाया जाए और वहां से वो ब्रिटेन पहुंचा सके। ठीक है, इसी के अंतर्गत और भी कुछ बदलाव आए थे। ये तो अगर हम लोग देखें कृषि, ठीक है, अनाज, तो वह एक केवल एक उदाहरण है, लेकिन इसके बावजूद भी उस दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में और भी ज़्यादा कुछ बदलाव हुए थे। जैसे कि कपास की खेती हो रही थी और क्या कहते हैं, कपास की खेती हो रही थी, अफीम की खेती की जा रही थी, चाय की खेती करवाई जा रही थी। तो ये सब के सब बदलाव हुए थे, वो तकनीकी बदलाव के कारण ही संभव हो पाया था और इसमें तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान था और इस तकनीक का प्रयोग कृषि में किया गया था। ठीक, और आगे आते हैं हम लोग 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशवाद। तो हम बता दें कि जैसे जैसे अलग अलग जगहों पर वो लोग गए और उन्होंने ज़मीनें साफ़ की, वहाँ पर खेती करवाना, कृषि करवाना शुरू किया। उस दौरान जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, देश थे, वो दूसरे द्वीपों पर गए और वहाँ पर उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया। यदि उस दौरान अर्थात 19वीं शताब्दी के अंत का जो मानचित्र देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का, उसमें कुछ क्षेत्रों का जो एरिया है अर्थात बॉर्डर है वो एकदम सीधी लाइन देखेंगे। ऐसा लगता है कि कोई मापक अर्थात स्केल रखकर वहाँ पर लंबी लाइन खींची गई है। वह भी ऐसा था। अलग अलग जो देश थे वहाँ पर जाकर अर्थात अफ्रीका में जाकर उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए वो एक दूसरे पर हमला करने लगे। इसलिए वहाँ पर एक बैठक हुई और उस बैठक के दौरान इन क्षेत्रों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और वो सब के सब अलग अलग देशों ने उसको मिलकर आपस में उपनिवेशी के हिसाब से बांटने का काम किया था। ठीक, यही प्रक्रिया हमारे देश में भी हुई थी। हमारे देश में उस दौरान काफ़ी ज़्यादा ऐसे मजदूर थे जो कि विदेशों में गए और वहाँ पर उन्होंने काम धंधा करना शुरू किया, मजदूरी करना शुरू किया था और चूंकि खेतों पर काम करने के लिए ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी, इसलिए जो व्यापारी हुआ करते थे, जो बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उन्हें मजदूरों को प्राप्त करने के लिए एक एजेंट रखते थे। एजेंट जो होता था वो झूठी सच्ची कहानियाँ बताता था, अच्छे अच्छे बातें बताता था कि विदेश में ज़्यादा पैसा है, कम काम है और वो वापस अपने परिवार से मिल सकते हैं। इन सब के लालच में लोग आकर वो विदेशों तक गए और वहाँ पर काम करना शुरू किया, जबकि विदेशों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। जो लोग एक बार जाते थे तो वो एक सरकारी दस्तावेज पर साइन करते थे, हस्ताक्षर करते थे, ठीक है, तो उस जिसमें उन्हें 5 सालों तक बागानों में, खेतों में काम करना होता था और वो 5 सालों बाद ही वापस अपने परिवार से मिल सकते थे। तो वो जो सरकारी दस्तावेज था उसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं और उस समय उसे गिरमिट कहा गया। और जो मजदूर इस दस्तावेज के अंतर्गत दूसरे देशों में काम करने के लिए गए, दूसरे द्वीपों में काम करने के लिए गए, उन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत से ऐसे दूसरे देश हैं, जैसे कि आप वहाँ पर भारतीय नामों के लोग रहते हैं, जैसे कि शिव शरण हैं या फिर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम भारतीय नामों से मिलता जुलता है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय मूल के थे, जो गिरमिटिया मजदूर बनकर वहाँ पर गए थे, उस देश में गए थे, जैसे कि मॉरिशस है या फिर और भी आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर बनकर गए और फिर वहाँ के निवासी बन गए थे। लेकिन भारतीय जो मजदूर थे जो कि वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर बनकर गए थे, उन्हें कुली कहकर पुकारा जाता था, उन्हें चिढ़ाया जाता था। बहुत समय बाद, जब 1914 के बाद, जब 1921 के बाद, जब जो गिरमिटिया मजदूर का कानून ख़त्म कर दिया गया, तब भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। बाद में कहीं जाकर उनकी स्थिति अच्छी हुई और उन्हें भी अधिकार प्राप्त हुआ। आगे पढ़ते हैं कि जो
यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने दूसरे देशों में उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसे की और क्यों वो इसमें सफल हो पाए, तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब उपनिवेशवाद के अंतर्गत यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जब दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को पैसा देकर मजदूरी करवाने का काम करवाने की बात कही, जिसके कारण वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि पैसा देकर किसी दूसरे के खेत में काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब हमारे पास अपना खेत है, अपने मवेशी हैं, जानवर हैं, और जब उससे हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो किसी और के खेत में जाकर पैसे के लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से वो बुरी तरह असफल हुए। इसलिए अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई जिसके अंतर्गत उत्तराधिकार अर्थात बाप की जो संपत्ति थी वो केवल बड़े पुत्र को ही मिल सकती थी, मझले और छोटे पुत्रों को नहीं मिल सकती थी। इस नियम के लगाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि बाकी जो लड़के थे वो सब के सब पैसे के लिए मजदूरी करना शुरू करें। लेकिन फिर भी वो असफल रहे। असफल होने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी महामारी फैली, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से जो खाने आते थे, ठीक है, तकनीकी विकास के कारण, जैसे कि उस दौरान मांस को पहले जानवरों को ही जिंदा दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था, लेकिन रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते थे, बहुत ज़्यादा जानवर मर जाते थे, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन रेफ्रिजरेशन अर्थात शीतकरण होने के कारण, मशीनें आ जाने के कारण अब जानवरों को नहीं बल्कि मांस को ही ठंडा करके भेजा जाता था और उसकी कीमत भी घट गई थी, जिससे गरीब लोग भी मांस खरीद सकते थे। अन्यथा गरीब लोग केवल ब्रेड और आलू ही खाया करते थे। तो इस तकनीकी विकास के कारण जब मांस यूरोपियन कंट्री से अफ्रीका में पहुंचा तो उनके साथ साथ एक बीमारी पहुंची जिसे डिंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं। यह एक बीमारी ऐसी थी जो मवेशियों में अर्थात जानवरों में पाई गई थी और ये बहुत तेज़ी से फैली और इतनी तेज़ी से फैली कि कुछ ही सालों में अफ्रीका के लगभग 90% जानवर मारे गए थे। अब उसी दौरान सूखा भी पड़ा था, जिसके कारण वहाँ के जो किसान थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अंततः उन्हें दूसरे के खेतों में मजदूर बनकर काम करने की आवश्यकता पड़ गई। और जो यूरोपियन कंट्री के लोग थे वो अपने चाल में कामयाब हो पाए और उनको अंततः दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर कामयाबी मिली, ताकि वो उनसे दूसरे की जगहों पर या दूसरे महाद्वीपों में भेजकर उनसे काम करवा सके। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे 5 पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।